गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम करेंगे मानव में श्वसन तंत्र। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। और इसके अलावा यह भी आता है कि मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाकर इसका वर्णन करें। तो आज मैं आपकी इसको दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्रिया विधि भी बता दूंगा और ये भी करवा देंगे। तो डायग्राम इससे नहीं करेंगे, डायग्राम जो मैंने बनाया है उससे करेंगे। ये चित्र बनाया था मैंने, आसान बिल्कुल, ताकि आप अच्छी तरह समझ सको और बना भी सको। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो यहाँ से शुरू होता है नासाद्वार से। उसके बाद नासाद्वार खोलती है ये ग्रसनी। क्यों ग्रसनी जो है ना, ये भोजन नली में भी, आहार नाल में भी, यानी पाचन तंत्र में भी काम आ रही थी, यहाँ भी आ रही है। आगे जा कर के ये एक यहाँ अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं भोजन नली, वो अलग चली जाती है। और ये है श्वास नली, ये जो आगे फेफड़ों में आ रही है। 2 फेफड़े होते हैं, एक इधर है एक इधर है, इन फेफड़े। तो इसमें क्या होता है कि भोजन आए, श्वसन वायु आएगी, ऑक्सीजन जो है वो नासाद्वार के द्वारा नाक में प्रवेश करेगी। नाक के अंदर रोम होते हैं, श्लेष में पदार्थ होता है, झिल्ली होती है जो चिपचिपा पदार्थ होती है, जिससे धूल है, मिट्टी है, रोगाणु है, जीवाणु है, वो यहाँ नाक में यहीं रुक जाएंगे नाक के अंदर। और बाकी सिर्फ वायु अंदर की तरफ जाएगी। फिर वायु प्रवेश करेगी किसमें? ग्रसनी में। ग्रसनी से प्रवेश करेगी श्वास नली में। श्वास नली फिर आगे जाके 2 भागों में बंट जाती है। श्वास नली ये आगे जाके 2 भागों में बंट गई, इन्हें कहते हैं श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका। फिर आगे जा कर के देखो, ये आगे और बन रही है ऐसे साइडों में, ऐसे, यानी जो है ना ये श्वसनिका, इसमें आगे देखो ऐसे अलग अलग आ रही है। यह है श्वसनिकाएँ। ये तो श्वसनिका है और ये है यह श्वसनिका और यह श्वसनिकाएँ हैं। वो फिर आगे जा कर के ऐसे गुच्छों में खुलती है ऐसे ऐसे, जिन्हें कहते हैं कुपिका। ठीक है, तो ये है हमारा मानव श्वसन तंत्र। ये 2 फेफड़े हो गए। नीचे ये है इस डायफ्राम। ये डायफ्राम है जो श्वसन की क्रिया विधि में सहायता करेगा। ये फुफ्फुस आवरण है, यानी फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं। तो इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है जिसे कहते हैं फुफ्फुस आवरण, यानी फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको। यहाँ जो ये भोजन नली साइड में अलग हो रही है और ये है श्वास नली। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि एक छेद होता है जिसे कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और यहाँ एक मांसल संरचना, एक मांस की छोटी सी झिल्ली होती है जो ढक्कन का काम करती है, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते टाइम क्या होता है कि श्वास नली वो बंद हो जाती है उस ढक्कन से। वो इस प्रकार का ढक्कन होता है, अभी इधर श्वास नली पे आ जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो वो भोजन नली को बंद कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। ग्लोटिस वो छेद है और एपिग्लोटिस वो क्या है? उसका ढक्कन है जो बार बार उनको खोलता और बंद करता है। ठीक है, अब कुपिकाओं के बारे में आपको बता दूँ मैं। ये जो कुपिकाएँ होती है ये इस प्रकार इन अंगूर के गुच्छों के जैसी होती है। ये क्या करती है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का वहन हो सके। तो यहाँ क्या होता है कि ये जैसी कुपिका है, ये कुपिका मैंने एक उठाई है यहाँ से, ये यहाँ एक दिखाई है आपको। तो इसके चारों ओर क्या होती है? केशिकाएँ होती है, रक्त केशिकाएँ, बारीक बारीक। तो ये रक्त केशिकाएँ क्या करती है कि ये जो ऑक्सीजन आती है ना, यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन आती है यहाँ, तो यहाँ रक्त केशिकाएँ होती है ना, तो ये विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को ले लेती है और खून के द्वारा कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुँचा देती है। क्योंकि खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन
कहते हैं, वो वहाँ ऑक्सीजन विसरण के द्वारा दे देगा शरीर के विभिन्न भागों में। वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो मैंने कल भोजन के बारे में बताया, भोजन में बनती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वायवीय शोषण में जो होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त प्लाज्मा के द्वारा वापस यहीं से होकर के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुप्पिका, यानी कुप्पिकाओं का स्थायी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि ये जैसे अपने जैसे साइंस रूम है, कमरा है बड़ा, तो अगर एक फेफड़े कुप्पिकाएँ फैलाएं ना, जैसे कागज़ है हमने इकट्ठा कर लिया, बॉल बना ली कागज़ की, और इसको फर्श पर रखे ऐसे फैलाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसका। इसी प्रकार इन कुप्पिकाओं को अगर फैलाएं ना तो पूरा एक कमरा कवर कर लेगी ये। एक फेफड़े में इतनी कुप्पिकाएँ होती है। ठीक है, तो ये स्थायी क्षेत्रफल बढ़ाती है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जाए और वहाँ से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकालने में सहायता करे। तो ये हो गया श्वसन तंत्र। अब श्वसन क्रिया होती कैसे है, यानी श्वसन क्रिया विधि, मानव में श्वसन क्रिया विधि दो प्रकार से होती है। एक तो होता है अंतः श्वसन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक होता है बहिश्वसन, यानी ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे अंदर प्रवेश करती है या नासाद्वार के द्वारा, तो क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं, अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, खुद अब मैं जो बोल रहा हूँ करके देखो, आप ऐसे श्वास अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा यानी हमारी छाती बाहर की तरफ आ जाती है, यानी इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। छाती का आयतन बढ़ने से अंदर दाब कम हो जाता है, और बाहर दाब क्या होता है, ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, और डायफ्राम क्या है वो फैल जाता है, जिससे वक्ष गुहा चौड़ी हो जाएगी। ये डायफ्राम इसको फैलाने में, मोटी उसका आयतन बढ़ाने में सहायता कर रहा है ये डायफ्राम जो है। और जब हम निश्वसन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते हैं ना, तो छाती ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है। आप खुद करके देख सकते हो प्रैक्टिस। तब क्या होता है कि आयतन ये कम हो जाता है, छाती अंदर की तरफ चली जाती है, डायफ्राम सिकुड़ जाता है। ठीक है, तब क्या होता है भी अंदर दाब अधिक हो जाता है और बाहर दाब कम है। आयतन आयतन कम हो गया, दाब ज़्यादा हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो कहने मतलब आपको दो बातें याद रखनी है। जब अंदर जब ऑक्सीजन जाएगी तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चली गई। और जब हम बाहर छोड़ेंगे तब क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा और दाब ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। दाब ज़्यादा, आयतन कम, आयतन ज़्यादा तो दाब कम। ठीक है, ये है श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको, ये चित्र अलग से भी भेज दूंगा, ये तैयार करना है अच्छी तरह से। और अब हम चलते हैं अपने लेसन पर। तो ये है अपना मनुष्य का पाचन तंत्र। इसमें कुछ एक चीज़ें और बता देता हूँ। एक, धूम्रपान ये हानिकारक है, क्योंकि हमारी जो श्वास नली होती है ना, ये श्वास नली, इसके अंदर क्या होते हैं कि छोटे छोटे बाल जैसी संरचना और होती है यहाँ श्वास नली के अंदर। यहाँ तो वो क्या करती है कि धूलकण है, रोगाणु कीटाणु, वो भी रोकने में सहायता करती है अगर थोड़ा बहुत अंदर आ जाए तो ये अगर धुआं जो अंदर शरीर में जाएगा ना, तो इनको नष्ट कर देते हैं। तो वो सारा का सारा कचरा है वो फेफड़ों में जाता है, जिससे फेफड़े में कैंसर है और दमा है, ये बीमारियां शुरू हो जाती है। उसके बाद कुप्पिकाओं को मैंने बता दिया, जैसे यहाँ दिखा रखे है कि इस तरह का यदि कुप्पिकाओं को सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र तक घेर लेती है। मैंने कहा ना ये लगभग एक कमरा, एक फेफड़े, तो ये दो फेफड़े की बात कर रही है, दोनों में है ये। अब ये क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक सेकंड, कहता है कि श्वास के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी जो जल में जीव रहते हैं ना, उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, कहने मतलब इसका यही है। और स्थल पर जब जो हम हैं, जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। क्यों, इसका एक ही कारण है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, और वायु में आपको पता है भी कितनी है, 21% है। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ तो आसानी से ले लेंगे, जहाँ ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ आसानी से नहीं ले पाएंगे जीव।
तो उनको बार बार श्वसन करना पड़ता है। उनकी श्वसन दर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है जलीय जीवों की, जैसे मछली है। तो कहने मतलब जल के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये इनकी जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, और स्थलीय जीव में ऑक्सीजन फुल होती है, ज़्यादा होती है, तो दिक्कत नहीं आती। दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ जो मैंने आपको बताया है, ऊपर समझाए थे, वायवीय, अवायवीय, अवायवीय और वायवीय, ये पथ है वो। ये आपको अच्छी तरह से करना है, लिखना भी है इस पथ को। ये अवायवीय हो गया, ये भी अवायवीय, ये वायवीय है। ठीक है, यहाँ तो सेम होता है सारा, ये समझा दिया मैंने आपको। नहीं समझा तो दोबारा भी आप पूछ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये मैंने आपको ऊपर श्वसन क्रिया में समझा दिया था। क्योंकि जब ऑक्सीजन नासाद्वार के द्वारा श्वास नली में जाएगी, श्वास नली से कहाँ जाएगी, श्वसनिकाएँ और फिर कुप्पिकाओं से विसरण के द्वारा वो रक्त कोशिका यानी रक्त केशिका, एक रक्त को ले जाने वाली नली होती है, बारीक सी रक्त केशिका बोलते हैं, जो आगे उस इस वैन में समझाऊँ हम आगे, उसमें जाती है। और वो फिर आगे जा कर के शरीर के विभिन्न भागों में जा कर के जो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा ऑक्सीजन को, वो शरीर के विभिन्न भागों में जा कर के वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो खून का जो प्लाज्मा होता है वो वापस ले करके कोपिका से फिर वही श्वसनी, फिर श्वास नली, फिर नासाद्वार से शरीर से बाहर निकाल देगी। तो ये क्रियाविधि थी। अब अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो वो कुपिकाएँ होती है। कुपिकाओं का काम यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी क्षेत्रफल देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के विसरण के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल सके। तो कुपिकाओं का जो स्थायी क्षेत्रफल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गुच्छे के रूप में होती है। जैसे एक अंगूर का गुच्छा है, अगर अंगूर के गुच्छे को तोड़कर अंगूर को तोड़ करके फोड़ करके उसको फैलाए ना, तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल ग्रहण कर लेंगे वो। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं और इनको याद भी करना है, और जो चित्र मैंने बनवाया है अभी श्वसन तंत्र का वो भी आपको बनाना है, और प्रतिक्रिया ज़रूर दें भी समझ में आता है कि नहीं आता है। धन्यवाद बच्चों।